हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि आपके बिजनेस लॉ सेमेस्टर 3 बीकॉम का जो है चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फर्स्ट जो है आपके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। सो ये कॉन्ट्रैक्ट लाने का क्या ऑब्जेक्टिव था और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है जितने भी हमारी कंट्री के लॉ हैं उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे जो है चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे किसी का कोई भी प्रोफेशन हो लाइक डॉक्टर, टीचर, ठीक है, सबको ही ये एक्ट जो है वो अफेक्ट करता है। अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो उसमें भी जो है हम इसका इम्पैक्ट को जो है वो फील कर सकते हैं। इसमें बताया गया है इस लॉ से हमें जो है अपने जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स के बारे में पता लगता है कि मान लो हम जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ प्रपोज कर रहे हैं, रिटर्न में हम उनसे जो है कुछ पैसे ले रहे हैं या फिर हमारा कोई भी हमने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करा है, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है ये हमारा एक्ट हमें बताता है। अगर हमने किसी को गारंटी दी थी, बेलमेंट का केस हो गया, तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के वो जो है इसके अंदर हम पढ़ते हैं, राइट। तो ये हमें बताता है हमारे क्या राइट्स है, क्या हमारी ऑब्लिगेशंस है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लॉ को जो है मेंटेन करके रखना ताकि कोई भी जो है वो डरे ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से, कोई भी एग्रीमेंट करने से, सब जो है सेफ़ एंड सिक्योर फील करे, जो है ये इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। और ताकि रूल रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो सेक्शन 1 में जो है वो हमें क्या बताया गया है। सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट द एक्ट विल बी नेम्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि जो है इस एक्ट का नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। और ये जो है एंटायर कंट्री में क्या है, एप्लीकेबल है, यानी पूरी कंट्री में, चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई भी जगह हो, कोई भी एरिया हो, हमारे इंडिया की पूरी कंट्री में जो है इसको हम मानते हैं कि ये हर जगह ही फॉलो किया जाएगा और ये जो है एप्लीकेबल है। और जो ये एक्ट है ये हमारा कब आया था और कब लागू हुआ, तो एक्ट जो है इनैक्टेड हुआ था 25 अप्रैल 1872 को एंड जो है केम इनटू फोर्स, यानी कब ये लागू किया गया, तो 1 सितंबर 1872 में जो है इसको क्या किया गया, लागू किया गया, राइट। ये डेट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा डिवीज़न ऑफ द एक्ट। जो हमारा एक्ट है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है मिलेंगी कि मतलब आपके जो नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट सा बना होगा जहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना, उसमें हमारे टोटल 6 चीज़ें इंक्लूड होती थी। उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल भी दिए हुए थे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में भी बताया गया था, इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में बताया था, बेलमेंट के बारे में बताया, एजेंसी के बारे में बताया और पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बताया गया। तो इतना कुछ था इसके अंदर। फिर क्या गया, इसके अंदर चेंजेस किए गए। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है इसका अलग से एक्ट बना दिया गया और जो पार्टनरशिप एक्ट है इसका भी अलग से दूसरा ही एक्ट बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो आप पढ़ते भी होंगे, ठीक है। इनको जो रिप्लेस कर दिया, मतलब उनको तो ख़त्म ही कर दिया, और जो बाकी के थे इनके आप देख सकते हो यहाँ पे इनके सेक्शन जो है सेम है। देखो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल का सेक्शन क्या था, 1 to 75, यहाँ पे भी सेम है, गारंटी वाला भी हमारा सेम है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रखी, 4 पॉइंट हमारे सेम है, बाकी 2 वालों के लिए जो उनके अलग से सेपरेट एक्ट बना दिया गया। तो ये चेंजेस किए गए, जो आपको ये चार्ट है ये आपको यही बताता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिक जो फंडामेंटल डेफिनेशन है उनके बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो है वो क्या दी हुई है, प्रपोजल। प्रपोजल क्या है, ये सारी, पहली बात तो ये सारी जो टर्म है वो डिफाइन की गई है सेक्शन 2। आगे फिर सबका सबसेक्शन चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 सबसेक्शन ए, 2 सबसेक्शन बी, तो सबके आगे तो 2 ही रहेगा, फिर आगे इनका जो सबसेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो प्रपोजल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द एक्ट, ठीक है। इसमें क्या डिफाइन किया गया है, हम किसी को कुछ भी प्रपोज कर रहे हैं, राइट। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं और दूसरा बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मैंने ऑफ़र दिया आपको कि मैं अपना फ़ोन सेल कर रही हूँ 10,000 में, अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हो। तो वो जस्ट मैं आपको
ऑफर कर रही हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हाँ आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मैं आपके साथ ये कर दूँ, या फिर कोई डरा धमका के या फिर किसी और वे से आपको जो है एक तरह से आप पे दबाव बना रहा है, वो चीज़ नहीं होगी। प्रपोजल का मतलब सिर्फ होता है कि किसी को आप फोर्स नहीं कर रहे, आप नॉर्मली किसी को ऑफर कर रहे हो कोई चीज़, और वो दूसरे बंदे की जो है मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो होता है प्रपोजल। प्रपोजल को हम ऑफर भी बोलते हैं, राइट। सो जो बंदा प्रपोज करेगा या जो ऑफर करेगा, लाइक मैंने फ़ोन ऑफर किया, तो मैं क्या तो इसमें जो है दो टर्म आप बोल सकते हो, आपको पता होना चाहिए। वो कौन होगा? जो ऑफर करेगा वो होगा प्रोमिसर, और जिसको ऑफर किया जा रहा है, यानी मैं आपको ऑफर कर रही हूँ तो आप क्या हो जाओगे? ऑफरी, ठीक है। इसके बाद हमारा एक्सेप्टेंस है एंड प्रोमिस। ये हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। जिसको भी ऑफ़र किया, जब उसे वो एक्सेप्ट कर लेगा, मैंने ऑफ़र दिया था फ़ोन का, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। और प्रोमिस क्या होता है? जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो प्रोमिस बन जाता है। मैंने ऑफ़र किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस होगी, और वो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो अब जो ऑफ़र था वो क्या बन जाएगा? प्रोमिस बन जाएगा, राइट। इसके बाद है हमारा प्रोमिसर और प्रोमिसी, जो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको जो है ऑफ़र किया तो मैं क्या बनी? प्रोमिसर बनी। आपको किया तो आप क्या बने? प्रोमिसी बने, और ऑफरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में। फिर है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। इसमें क्या है कि अब मैंने बोला ना, यहाँ पे मैं आपको कितने में दे रही हूँ फ़ोन? 10,000 में दे रही हूँ, तो कुछ ना कुछ रिटर्न में देना, ठीक है। अब फ्री में तो कोई किसी को आपको पता है नहीं देता, तो कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है कि कुछ ना कुछ बंदा मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट ही करता है, कुछ ना कुछ तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होता है। मैं आपको ऑफर कर रही हूँ तो बदले में इतने, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि वो उसकी जो स्कूटर बाय करना चाहता है ₹5,000, तो ये क्या है? एक तरीके से कंसीडरेशन ही है। कुछ और भी हो सकता है, क्या पता उसने बदले में उसको फ़ोन दे दिया हो और उसने उसको स्कूटर दे दिया हो, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ कंसीडरेशन तो होती है ना, कि कुछ ना कुछ वो रिटर्न में उसे क्या दे रहा है, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में, कि हर प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस जो है, अगर हम किसी कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। और एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फ़र्क होता है। देखो, एग्रीमेंट है वो किसी को मारने का भी हो सकता है, ठीक है, और बट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक वैलिड, आप बोल सकते हो वैलिड एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के हमें जो है सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुछ एसेंशियल एलिमेंट दिए हुए हैं, जो कि हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कि अगर वो सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट माने जाएगा, बट उनमें से एक चीज़ भी मिसिंग है तो फिर वो एग्रीमेंट हो जाता है। सो एग्रीमेंट एक वाइड टर्म है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नैरो है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सो एग्रीमेंट हो गया हमारा कि हम जो है दूसरे बंदे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो वो जैसे कि मैंने बताया वो जो है एक तरह से किसी को मारने का भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, बट जो है वैलिड एग्रीमेंट कौन सा होगा? जिसमें जो है कुछ भी इलीगल ना हो, ठीक है। और उसकी जो कंडीशन है वो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल प्रोमिस, कि बदले में जो सामने वाला है वो क्या प्रोमिस कर रहा है, ये हमें कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में। प्रोमिस which form the consideration or part of consideration for each other called reciprocal promise। मैंने आपको promise किया, मैं आपको फ़ोन दूंगी, आपने वापस क्या बोला कि मैं आपको 10,000 पैसे दूंगी, तो वो क्या हो गया? एक तरह से रेसिप्रोकल हो गया, कि जो मैंने आपको किया फिर आपने वापस मेरे को किया, तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोमिस हो गया। फिर हमारा वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट हमारा आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में। वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, कि आप वैलिड नहीं है,
कि मान लो आपने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया है जो हो ही नहीं सकता कि मैं आपके लिए तारे तोड़ के ले आऊँगी, तो वो नहीं हो सकता ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, जिसको जो है करना पॉसिबल ही नहीं है। या फिर आप मान लो कोई इलीगल है, जैसे किसी को मारने का या फिर चोरी करने का एग्रीमेंट हो गया, तो वो क्या है, वो चीज़ वैलिड नहीं है ना, ठीक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हमारा दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन H में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग हो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, जिसमें जो है सारी जो भी हमें सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स दिए उसको हम फॉलो कर रहे हैं, कि हम कि सामने वाले पे कोई भी दबाव नहीं डाल रहे, लॉफुल कंसिडरेशन है, हम जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है, मतलब साउंड माइंड है, कोई माइनर नहीं है, तो इस तरह से। और हम जो है किसी के दबाव में आके डिसीजन नहीं ले रहे, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हम जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है उसको परफॉर्म करने की। ठीक है, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी हमने जो है वो फॉलो किया है, तो हम बोलेंगे वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, फिर है हमारा वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है कि मान लो आप किसी को डरा धमका के उससे जो है कुछ काम करवा रहे हो। ठीक है, जो वॉइडेबल एग्रीमेंट है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन I में जो है वो डिफाइन किया गया है कि एक पार्टीज तो ठीक है, वो तो अपनी तरफ से मतलब है कि भाई वो तो राजी है करने को, बट सामने वाला बंदा है नहीं, मैंने उस पर दबाव डाल के जो है अपना काम करवा लिया, तो जब तक वो चुप है तब तो ठीक है, तब तक तो वो वैलिड है। बट जिस दिन उसने बोल दिया, मेरे अगेंस्ट जाके केस कर दिया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, मान लो, हाँ एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो किसी के फादर ने जो है प्रॉमिस किया कि मैं अपनी बेटी से जो है आपकी शादी करवाऊँगा। ठीक है, बट उसकी बेटी की डेथ होगी, तो अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं ना सकता, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था दोनों पार्टीज़ के बीच में, वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो हम जो है कर ही नहीं सकते, उसकी जो है पॉसिबिलिटी ही नहीं है परफॉर्म करने की, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेंटिव। मतलब क्या होता है कि ऐसा जो पर्सन जो है क्या करेगा, फाइल करेगा कोर्ट में कि मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मैंने जो है आपने मेरे को पैसे तो दे दिए 10,000 रुपये, बट मैंने बदले में आपको फ़ोन नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, कोर्ट में जाके जो है बोलोगे ना कि भाई पुलिस स्टेशन जाके कि भाई हाँ उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाओगे, प्लेंटिव। फिर है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब कि जिस पर्सन के अगेंस्ट, यानी मेरे अगेंस्ट आपने फाइल करी है ना जाके कोर्ट में, ठीक है, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगी, मैं डिफेंडेंट हो जाऊंगी, कि मैं खुद को डिफेंड करूंगी कि इसने मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, मैंने तो कुछ ऐसा कुछ बोला ही नहीं था या कुछ भी, मतलब ठीक है मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ा। ठीक है, मैं खुद को डिफेंड करूंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट, राइट। सो गाइज थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको बिजनेस लॉ कंप्लीट पढ़नी है तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, और आगे जो मैं आपको ट्राई करूँगी कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस मैं करवा पाऊँ, और अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी होगी तो वो भी आप चेक कर लेना एक बार। और कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट जैसे कि आपके कंपनी लॉ है, अकाउंट्स है, वो भी आपको जो है चैनल पर मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट मिली होगी, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। सो बाय बाय।